Hello everyone, welcome to 11th biology class. In the last class we had studied about prokaryotic and eukaryotic cell, unicellular and multicellular organism. ठीक है, ये हमने सब देखा था. Today we are going to start again something about prokaryotic and eukaryotic cell. कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम कुछ और डिस्कशन करते हैं. चलिए देखते हैं. लेट्स सी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जांपल्स और देख लें. उनके शेप कैसे होते हैं और एनवेलप के बारे में बात कर लेते हैं हम. तो शेप जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, कुछ पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम. इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं भाई. इसका एग्जांपल मैंने आपको बैक्टीरिया का बताया था एक तो, ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया हो गया. ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, ठीक है. और क्या, एक स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो मैं आपको बताता हूँ, पीपीएलओ. इसका नाम भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. पीपीएलओ का पूरा नाम जो है या इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये इसका फुल फॉर्म है पीपीएलओ का. एंड पीपीएलओ आल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. ये इसका एक और नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. एंड पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माना जाता है, या इसकी जो सेल होती है ये सबसे छोटी सेल मानी जाती है. ठीक है, पीपीएलओ की स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो पीपीएलओ की होती है. ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और ये सब जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल. ठीक, अब इनमें बैक्टीरिया जो है बहुत कॉमन प्रोकैरियोटिक सेल है और इसके बारे में थोड़ा सा हम और देखते हैं. बैक्टीरिया इट में भी वेरियस शेप एंड साइज है ना. इसकी जो शेप और साइज होती है वो अलग अलग होती है. ठीक है, इट में भी स्फेरिकल, इट में भी रॉड लाइक, इट में भी कॉमा लाइक, स्पाइरल लाइक, है ना. ये इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं. इनके शेप के बेसिस पे ये कुछ नाम रखे गए हैं. ठीक है, और वो भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नाम हो सकते हैं. तो एक तो इसमें रॉड शेप यदि स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं, स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं कोकस. ठीक है, कोकस होता है. ठीक है, फिर एक होता है बेसिलस. ठीक है, एक होता है स्पाइरिलम. एक होता है वाइब्रियो. ठीक है, तो कोकस की जो स्टाइल होती है इस तरह से होती है ना, स्फेरिकल से. ठीक है, ये एक चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना, बंच ऑफ ग्रेप की तरह हो सकते हैं, लेकिन रहती स्फेरिकल शेप रहती है. ठीक है, बैक्टीरिया की जो ये मैं शेप बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ आपको, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स बता रहा हूँ. और बेसिलस जो रहते हैं इस तरह से होते हैं रॉड शेप. ये इस तरह से रॉड शेप होते हैं. ठीक है, ये रॉड शेप होते हैं. स्पाइरलम इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में हो सकते हैं. वाइब्रियो इस तरह से कॉमा के शेप में होते हैं, कॉमा लाइक, है ना. तो ये इनके शेप होते हैं. और इनकी जो साइज जो रहती है, साइज 1.2 मिलीमाइक्रॉन इनकी साइज होती है बैक्टीरिया की. ठीक है, तो ये थे बैक्टीरिया. डिफरेंट टाइप के शेप और मतलब इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, उसके बेसिस पे इनके नाम थे. यदि स्फेरिकल फॉर्म में होंगे तो कोकस कहेंगे, यदि रॉड शेप होंगे तो उनको बेसिलस कहेंगे, स्पाइरल फॉर्म में हो तो स्पाइरिलम, और कॉमा टाइप का शेप होगा तो वाइब्रो के नाम से जाने जाते हैं. तो पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल मैंने बताया था, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका एक और नाम है. तो ये तो देखा आपने प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जांपल्स और उनके शेप वगैरह. ठीक है, पीपीएलओ की जो साइज होती है, ये जो हमने पीपीएलओ देखा, इसकी स्मॉलेस्ट साइज 0.1 मिलीमाइक्रॉन. ठीक है, तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल के. प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ और हम बात करते हैं, इसकी एनवेलप की हम बात करेंगे. ठीक,
आगे देखते हैं हम एनवेलप के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप के बारे में। लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे देखते हैं। लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे आपको क्या देखना है? आगे हमको देखना है वी सी नेक्स्ट, हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर ही बना के देख लेते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर ही बना के देख लेते हैं। सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें रहेंगी वो हम देखेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे हम, है ना। नॉर्मली आपने एक सेल तो देखा, सेल का स्ट्रक्चर आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। इसमें सपोज मान लीजिए बैक्टीरिया सेल है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल। आप इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी? ठीक है, देयर इज अ सेल वन outermost layer, ये क्या outermost layer इज सेल वॉल। ठीक है, फिर एक लेयर आप अंदर देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द सेल वॉल। ठीक है, outermost layer is cell wall and cell just below the cell membrane, it means cell membrane is bounded by outer covering cell wall। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसका भी एक नाम रहता है, इसको बोलते हैं मेसोसोम। अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा, नॉर्मली जैसे एक सेल होता है साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर कुछ इसमें न्यूक्लियर मटेरियल रहते हैं। क्या रहते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल, बट विदाउट मेम्ब्रेन, है ना। अपन उसे डिफरेंस में भी देखा था पिछली क्लास में। तो विदाउट मेम्ब्रेन यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल रहेंगे। ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल, है ना। क्रोमेटिन मटेरियल बोल सकते हैं इसको, पर क्रोमेटिन मटेरियल, इसको क्रोमेटिन मटेरियल को यहाँ पे जीनोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक है, इसके बाद और क्या होगा? यहाँ पे राइबोसोम होंगे, राइबोसोम के पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे अंदर? राइबोसोम के पार्टिकल्स होंगे, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है ना। एक ऐसा सेल ऑर्गेन है जो यहाँ पे होता है, कहाँ पर? 70 राइबोसोम होते हैं इसको। ये कहाँ पे होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये 70 राइबोसोम यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, ये जो एक सेल मेम्ब्रेन का फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका भी नाम अभी आपको बताता हूँ मैं। इसको मेसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोसोम। और यहाँ पे बाकी और कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होंगे जो एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे फॉर्म होगी, ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर से। अच्छा, यहाँ पे कभी कुछ बैक्टीरियल सेल में एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल सेल में स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए विच इज नोन एज प्लाज्मिड। उसका क्या नाम है? प्लाज्मिड नाम होता है। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? प्लाज्मिड नाम होता है। और ये प्लाज्मिड जो रहती है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट रहती है। ये क्या होती है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट होती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट होती है। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट जो रहती है, या यूँ क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिन बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, जो कि किस फॉर्म में रहता है? स्मॉल और सर्कुलर डीएनए होता है ये, जिसको हमने क्या नाम दिया है? प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट है। और जिन बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट मतलब प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड इनको एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मतलब एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि जैसे हमको कोई बीमारी होती है बाय बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया कॉजल कोई डिसीज होती है हमको, तो उसमें क्या होता है, जैसे टाइफाइड है सपोज, साल्मोनेला टाइफस होती है बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरियल कॉजेज जो डिसीज है, सपोज हमने टाइफाइड ही ले लिया, तो यदि हमको डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं
तो पहले एंटीबायोटिक देते हैं, वो एंटीबायोटिक कुछ दिन का डोज देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप इसको इतने दिन तक लीजिए, फिर 5 दिन बाद आइए या 10 दिन बाद आइए। तो जब हम जाते हैं और हम बताते हैं भाई वो हमको एंटीबायोटिक सूट नहीं करी या दवाई सूट नहीं करी या कुछ सुधार नहीं आ रहा है ना, बुखार कम नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर दूसरी एंटीबायोटिक देता। अब ये दूसरी एंटीबायोटिक क्यों दिया? क्योंकि पहले एंटीबायोटिक हो सकता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस डीएनए था जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, इसलिए उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। सेल वॉल जो रहती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन एज इट इज वही प्रोटीन्स और लिपिड की बनी रहती है, ठीक है। क्रोमोसोम मटेरियल रहते हैं यहाँ पे जो कि विदाउट मेम्ब्रेन्स होते हैं। साइटोप्लाज्म होता है और ये जो एक फोल्डेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन का, इसको क्या बोलते हैं? मेसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं एनवेलप एंड अदर मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसके बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं यदि यूकेरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकेरियोटिक सेल में, नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल में क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। यदि प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ ट्रांसलूसेंट जेली लाइक मटेरियल। नॉर्मली जो आपने सेल का जो स्ट्रक्चर देखा है वो सब वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंक्लूजन सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और क्या रहेंगे भाई? और बाकी सभी जितने भी लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, है ना, ये सब चीज़ें रहेंगी। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, है ना। यदि एनिमल सेल है तो सेंटर में सेंट्रली प्लेज्ड होंगे, प्लांट सेल रहेंगे तो थोड़ा सा पेरी रहेगा, और प्लांट सेल है तो वैक्यूल भी लार्ज साइज की होगी, एनिमल सेल है तो वैक्यूल स्मॉल साइज की होगी। बाकी सभी सेल ऑर्गेन्स होंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया? आगे हम बात करते हैं, कुछ एनवेलप की बात करेंगे। आगे हम देखते हैं एनवेलप के बारे में बात करेंगे, है ना। एनवेलप, सॉरी, हेडिंग डालते हैं हम एनवेलप एंड अदर मॉडिफिकेशन। एनवेलप एंड अदर मॉडिफिकेशन, ठीक है। एनवेलप एंड अदर मॉडिफिकेशन देखते हैं आगे हम, ठीक है। तो सपोज हम बैक्टीरिया सेल की बात कर रहे थे, जैसे बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल हमने लिया था। तो बैक्टीरिया सेल है, इसमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? देयर आर 3 लेयर इन बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल में कितनी लेयर देखने को मिलेगी हमको? 3 लेयर हम देखेंगे। 3 लेयर से क्या 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 है? चलिए देखते हैं। ये तो हो गई आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंड लेयर हो गई, इसके बाद ये थर्ड लेयर हो गई, ठीक है। अब ये जो 3 लेयर हैं, इन तीनों लेयर में क्या क्या इनके नाम है वो देखते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर दिख रही है इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोकैलिक्स नाम है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड जो लेयर जो दिख रही है इसका नाम है सेल वॉल। सेकेंड लेयर क्या है? यहाँ पे हमको सेल वॉल मिलेगी। और थर्ड जो लेयर जो दिख रही है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन रहेगी। तो ग्लाइकोकैलिक्स और इसके बाद सेल वॉल, सेकेंड, फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, और थर्ड सेल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? ओके। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स में भी 2 तरह की लेयर होती है, ये 2 पार्ट से बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। यदि इफ ग्लाइकोकैलिक्स आर लूजली पैक्ड, इफ ग्लाइकोकैलिक्स आर लूजली पैक्ड, यदि ये कैसी है? लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो वो स्लाइम लेयर बनती है। ये स्लाइम लेयर की बनी हुई लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है ना, इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। और यदि कॉम्पैक्ट और टफ एंड कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो ये 2 लेयर है इसकी, ठीक है।
यदि लूजली पैक्ड है तो कैसी क्या लेयर, कौन सी लेयर कहलाएगी, स्लाइम लेयर कहलाएगी। और यदि कॉम्पैक्ट, टफ एंड कॉम्पैक्ट है, टफ एंड कॉम्पैक्ट है, ठीक है, टफ एंड कॉम्पैक्ट है तो क्या बना लेंगे, कैप्सूल फॉर्म करेंगे। और कैप्सूल जो है ये बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी और प्रोटेक्शन का इसका वर्क रहेगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक्चुअली में ये जो आउटर लेयर है ये प्रोटेक्शन का ही वर्क करती है, ठीक है। आरा भी समझे, तो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर स्लाइम लेयर कहलाती है और टफ और कॉम्पैक्ट यदि है तो क्या कहलाएगी, वो कैप्सूल कहलाएगी। सेकेंड जो लेयर है ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, तो इसका नाम है सेल वॉल। सेकेंड लेयर किसकी है, सेल वॉल की है। और ये जो सेल वॉल जो रहती है ये यहाँ पर बनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो रहता है ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है, शेप तो प्रोवाइड करती है, साथ ही मतलब ये शेप प्रोवाइड करेगी, शेप एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्रस्टिंग। बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट होने से ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन इसको ब्रस्ट होने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो प्रोटेक्शन के साथ में इसको ब्रस्ट होने से भी बचाती है, शेप भी प्रोवाइड करती है। और तीसरी जो लेयर होती है विच इज सेल मेम्ब्रेन। तीसरी लेयर क्या है जो इस तरह बनाई मैंने पर्पल कलर, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो रहेगी ये कैसे रहती है, ये सेमी परमेबल रहती है। सेल मेम्ब्रेन कैसे रहती है, सेमी परमेबल रहती है। सेमी परमेबल मतलब कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है अपने से होकर जाने के लिए और कुछ को रोक लेती है। सेमी मतलब होता है हाफ, परमेबल मतलब परमेबिलिटी उसकी पारगम्यता, जिससे कोई सब्सटेंस उससे जाएंगे आएंगे, है ना। तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है या यूँ कहें कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वो इसी के थ्रू होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल के नीचे होती है। ये तीन लेयर है, ये क्या बनाएगी, ये पहली लेयर, सेकंड क्या फॉर्म करेगी, ये इसकी सेल वॉल की, और थर्ड लेयर क्या फॉर्म करेगी, थर्ड लेयर बनाएगी सेल वॉल। इस तरह से तीन लेयर होती है बैक्टीरियल सेल में। और तीनों एनवेलप के बारे में आपने देखा। कुछ और मॉडिफिकेशन रहते हैं, जैसे मैंने आपको एक मीजोसोम बताया था, ठीक है, मीजोसोम होता है। कई बार क्या होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल रहती है इसमें आपको मैंने बताया 70 राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 70 राइबोसोम होते हैं। तो ये 70 राइबोसोम कई बार एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। 70 राइबोसोम जो रहते हैं ये इसमें बैक्टीरियल सेल में होते हैं। और 70 और 80 दोनों यूकैरियोटिक में और मतलब यूकैरियोटिक में दोनों होते हैं, 70 और 80। ये इनके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे ये दो तरह के राइबोसोम कैटेगराइज किया गया है, 70 और 80। तो 70 ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, और 70 और 80 दोनों यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक बात हो गई। अच्छा, कुछ और बातें इसमें, एक स्ट्रक्चर होता है पिल्ली, फिम्ब्री, और एक फ्लैजिला भी होता है, एक फ्लैजिला स्ट्रक्चर भी होता है, फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला, पिल्ली, फिम्ब्री ये भी कुछ स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला जो रहते हैं वो इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर रहते हैं। सपोज ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में कुछ इस तरह के इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर यदि रहते हैं, हाईली इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्लैजिला, ठीक है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर है इलॉन्गेटेड पतले थोड़े से, लेकिन फ्लैजिला से थोड़े छोटे, वो कहलाते हैं पिल्ली, ठीक है। कभी कभी एक ही प्लेस पे रहते हैं, कभी बहुत सारे सिंगल ही रहते हैं। और ये बट इट इज नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन, ये लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला। और फिम्ब्री भी होते हैं, फिम्ब्री जो होते हैं स्मॉल, बिल्कुल हेयर लाइक, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और फिम्ब्री जो होते हैं, फिम्ब्री इज एक्ट एज अटैचमेंट साइट, या फिम्ब्री प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को
अटैचमेंट साइट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। कुछ और भी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, बैक्टीरिया के कुछ और भी टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग सॉल्यूशन। ठीक, स्टेनिंग मतलब इनकी स्टेनिंग की जाती है पर्पल डाइस से। जब इनकी स्टेनिंग की जाती है बैक्टीरिया की, तो उसके बेसिस पे एक ग्राम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में रखा। एक था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको दो कैटेगरी में रखा गया था। एक था ग्राम पॉजिटिव और एक था ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, ये जब इनको पर्पल डाइस से स्टेन किया गया, तो ये अपना कलर को रिटेन करके रखते थे, है ना। और जब अल्कोहल से इसको वॉश किया जाता था तो भी ये रिटेन करके रखते थे, जबकि ये अपना कलर को लॉस कर देते थे, इसमें कलर नहीं बचता था। मतलब स्टेनिंग सॉल्यूशन से डाइस और एक बार अल्कोहल से जब वॉश करते थे तो ग्राम नेगेटिव अपना कलर छोड़ देते थे, जबकि ये स्टेन रिटेन करके रखते थे। इनको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव और इनको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में भी कुछ डिफरेंस होता है। जैसे इनकी जो सेल वाल जो रहती है, ये जो सेल वाल रहती है, ये यहाँ पे किससे फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी रहती है, जबकि यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एक तो ये स्टेनिंग सॉल्यूशन में ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, इसलिए इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। और ये जो रहते हैं इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल रहती है, इसलिए अपने कलर को स्टेन को प्रोटेक्ट करके रख पाते हैं, जबकि वो नहीं करके रख पाते। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, ग्राम नेगेटिव की तुलना में, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई इसमें सेल वॉल है। ठीक है, आगे समझ में। तो इतनी बातें आपने देखी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। मैंने एग्जांपल्स बताए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, है ना, और भी कुछ एग्जांपल बताए। पीपीएलओ बताया था ना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। फिर हमने उनकी प्रोकैरियोटिक सेल की बैक्टीरिया की साइज भी बताई मैंने, है ना, और उनका शेप बताया, बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम, वाइब्रियो, ये कुछ शेप बताए, स्पेरिकल फॉर्म में, रॉड लाइक, कॉमा लाइक, स्पाइरल फॉर्म में। फिर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन बताए, एनवेलप के बारे में बताया, 3 तरह के एनवेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो थी इसमें भी 2 लेयर देखे थे अपन ने, एक लूजली पैक्ड स्लाइम लेयर और एक टाइट और या टफ और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था कैप्सूल, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फिर हमने सेल वॉल देखी, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, शेप प्रोवाइड करने के साथ बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन देखी। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को मतलब सेमी मतलब हाफ सब्सटेंस को जाने देती है या एक्सचेंज करती है और आपको नहीं करने देती है। तो ये सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर वो सेल वॉल और सबसे बाहर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। एक नॉर्मल जो हम सेल देखते हैं, जैसे एनिमल सेल देखा होगा आपने, प्लांट सेल देखा होगा, तो जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं उसमें एक वेल डेवलप्ड सेल मेम्ब्रेन, फिर इनसाइड साइटोप्लाज्म, फिर कुछ आप सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं, फिर उसमें आप सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर inside the nucleus there are nucleoplasm, and inside nucleoplasm various types of chromatin fiber thread like structure are arranged, ठीक है, in helicoid form, ठीक, जिनको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद एक न्यूक्लियोलस भी रहता है अंदर, है ना, स्पेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये नॉर्मल जो हम सेल देखते हैं वो सब चीज़ वहाँ पे देखने पड़ेगी।
ठीक है। तो वो आपने 11th में देखा है, सॉरी 9th में देखा है, और भी क्लास में 8 में भी देखा था, वो सब पढ़ा हुआ आपने। तो स्पेशली यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में शायद आपको मालूम नहीं था, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, और डिफ्रेंशिएट भी कर दिया था मैंने पिछली क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कुछ थ्योरीज देखेंगे सेल मेम्ब्रेन की, है ना, वो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान से तैयार करिए आप। ओके, थैंक यू।